कारक। ठीक है, यहाँ पे देखो धोबी गधे डंडे मारा। ठीक है, धोबी गधे डंडे मारा। हमको कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धोबी ने गधे को डंडे से मारा, है ना। यहाँ पे आप देखिए घोड़े गिरकर सिपाही टांग टूट गई। नहीं समझ में आया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़े से गिरकर सिपाही की टांग टूट गई। हाँ, ये समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा? ये आपके बुक पेज नंबर 33 में है बेटा। ठीक है, कारक बुक पेज नंबर 33। चलिए अब देखते हैं। क वर्ग के वाक्य में केवल शब्द समूह है। यहाँ पे शब्द समूह है। धोबी गधे डंडे मारा, घोड़े गिर सिपाही टांग टूट गई। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। सही में इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि इन शब्दों का आपस में क्या संबंध है यह पता नहीं चलता। इससे पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है। ख वर्ग के वाक्य का अर्थ स्पष्ट है ना। हरे शब्दों के प्रयोग से वाक्य में आए अन्य शब्दों का संबंध पता चलता है। ख वर्ग में समझ में आया, धोबी ने गधे को डंडे से मारा। अब समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे हैं। घोड़े से गिरकर सिपाही की टांग टूट गई, है ना। इससे हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, हरे शब्दों के प्रयोग से वाक्य में आए अन्य शब्दों का संबंध पता चल रहा है। हरे शब्दों से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध पता चल रहा है। इन शब्दों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं किसको? इन ग्रीन इसमें लिखा हुआ है ना, उसको हरे रंग से लिखा हुआ है उसे। ये कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन टीएलएम के माध्यम से समझते हैं। कारक देखते भाई इसके अंदर क्या है। अरे वाह, यहाँ पे तो क्या है? कारक, है ना। कारक लिखा है, अभी देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कारक कहते हैं। अभी तो हमने देखा ना एग्जाम्पल की संबंध कैसे जाना गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। पर क्या है? कारक के भेद। कारक के भेद कौन कौन से कारक है बेटा? चलो हम देखते हैं। यहाँ पे कारक और यहाँ पे उसके भेद देखेंगे। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। कौन कौन सा? एक बार फिर देखते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहाँ पे तो कारक के भेद प्रकार जान गए हम। चलो यहाँ पे क्या है? कारकों के विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारकों के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग इस प्रकार है। अभी मैंने बताया था ना। चलिए यहाँ पे कारक है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है। कर्ता, कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने। यहाँ पे कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह है बेटा? को। करण का क्या है? से, के, द्वारा। संप्रदान का क्या है? को, के, लिए। आपादान का क्या है भाई? से।
अलग होने के अर्थ में, जो शब्द में अलग होने के अर्थ में है वो ठीक है। फिर अब संबंध, संबंध का क्या है, संबंध कारक का क्या है भाई, का, की, के। फिर आपका आएगा अधिकरण, अधिकरण में क्या है, में, पर। और संबंध बोधक में क्या, संबंध में क्या है, संबंध कारक में हे, हा, अरे। इसको याद अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का, की, के अधिकरण में पर संबोधन हे, हा, अरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है अपने पास देखते हैं। कारक देखिए, शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, काम अथवा क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। मीरा भजन गा रही है। मीरा क्या गा रही है भाई, कौन गा रही है, मीरा। कौन गा रही है, मीरा। राम ने तीर चलाया। तीर किसने चलाया, राम ने। तो यहाँ मीरा और राम कर्ता कारक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्म कारक। ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म कारक देखिए, जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव पड़े। नमन ने दूध पिया। क्या पिया भाई, यहाँ पे देख रहे हैं, नमन ने दूध पिया। क्या पिया, दूध। नमन ने दूध को पिया। किसको पिया, दूध को पिया। यहाँ पर दूध कर्म कारक है। चलिए, अरे वाह, नंबर 3 क्या है, करण कारक। देखते हैं, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे करण कारक काम अथवा क्रिया करने का साधन। राहुल ने छड़ी से सांप मारा। राहुल ने किससे मारा, छड़ी से। ठीक है, तो राहुल ने छड़ी से सांप मारा। मंत्री जी विमान के द्वारा दिल्ली गए। मंत्री जी किसके द्वारा गए भाई, विमान के द्वारा गए। तो अतः छड़ी से और विमान के द्वारा करण कारक है। अब देखते हैं क्या है, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे जिसके संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। चलिए, यह खिलौना दीपक के लिए है। यह खिलौना दीपक के लिए है। खिलौना किसके लिए है, दीपक के लिए। अपना खिलौना राहुल को मत दो। खिलौना किसको मत दो, राहुल को। ठीक है, खिलौना राहुल को मत दो।
यहाँ दीपक और राहुल संप्रदान कारक हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को ना? चलिए अब देखते हैं पांचवा, क्या है? आपादान कारक। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे आपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग हो, जैसे यहाँ पे देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से पत्ते गिरते हैं बेटा? वृक्ष से। यहाँ देखो, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसीलिए आपादान कारक है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो अभी क्या आया? संबंध कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले। वाक्य में आए अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध कारक जो परस्पर संबंध जोड़े, जैसे राम की पुस्तक कहाँ है? यहाँ पे पूछ रहे राम की पुस्तक कहाँ है? किसकी पुस्तक? राम की, है ना? राम की पुस्तक कहाँ है? यहाँ राम का पुस्तक से संबंध बताया गया है। राम की पुस्तक कहाँ है? राम से संबंध बताया गया है, राम और पुस्तक से, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना नंबर 7, अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का पता चलता है ना, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो। तार पर चिड़िया बैठी है। किस पर? तार पर। चिड़िया यहाँ पे तार पर बैठी है। तालाब में मछलियां हैं। किसमें मछलियां हैं भाई? तालाब में। यहाँ तार पर और तालाब में अधिकरण कारक है। चलिए लास्ट देखते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे चलिए देखते हैं भाई, जैसे संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा जाए। जहाँ पे हे देवी दया कर, किसे पुकारा गया है? यहाँ पे हे देवी दया कर, किसे पुकारा गया है? देवी को। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह ये वाला या अल्प विराम ये वाला लगाया जाता है ना? ये दोनों को देखो बेटा। संबोधन करते समय बच्चों, लड़कों
भाइयों, बहनों, लड़कियों, पुरुषों आदि का प्रयोग किया जाता है, न कि बच्चों, लड़कों, भाइयों, बहनों, लड़कियों, पुरुषों का। ठीक है, इसको आप लोग बार बार रीड करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप बार बार रीड करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कौन कौन सा देखा बेटा, एक बार फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कारक, उसकी परिभाषा देखे हम यहाँ पे, फिर कारक के भेद देखे हमने। ठीक है, उसके बाद आप कारक के विभक्ति चिन्हों को देखा आपने। फिर हमने आठों कारक को देखा। यहाँ पे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है बेटा, इसे आपने ध्यान से पढ़ा, समझा, और आप लोग अपनी बुक को बहुत बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कारक। ठीक है बेटा, बाय।